राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में माय होम इंडिया की ओर से आयोजित युवा सम्मेलन में हिस्सा लिया और उसे संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि युवा किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य दोनों होते हैं। उनकी प्रतिभा और क्षमता देश को गौरवान्वित करने में एक विशेष भूमिका निभाती है। इसे देखते हुए यह कहना उचित होगा कि आज के युवा कल के इतिहास निर्माता हैं। हरीश सेठी जी ने अपना वेलकम एड्रेस देते समय कुछ बातें मेरे बारे में कही और उन्होंने ऐसा संकेत दिया कि शायद मैंने जो किया वो पहली बार किया। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वही हमें करना चाहिए था। इस देश की संस्कृति हमारी सबकी धरोहर है। संस्कृति ही हमें सिखाती है विनम्रता और अतिथि देवो भव। बीच में एक ऐसा कालखंड आया जिसमें कि हम लोग भारतीय संस्कृति को कहीं न कहीं विस्मृत करते जा रहे हैं। आज उसकी बहुत जरूरत है। आज का जो कार्यक्रम सचमुच में अद्भुत कार्यक्रम है। जब मुझे सुनील देवधर जी इस कार्यक्रम के बारे में चर्चा करने के लिए आए, उन्होंने अनुरोध किया कि मैं आऊं तो अच्छा लगेगा और विशेष करके इस कार्यक्रम में हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो युवा बेटे और बेटियां हैं उनकी उपस्थिति अधिक होने वाली है, तो मुझे लगा कि मैं जरूर आऊंगा। लेकिन आज सुनील जी जिसने हमें आमंत्रित किया वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसकी कमी को पूरा भी कर दिया गया। जो वो यहाँ आकर के कहते वही बात तो हमने उनकी अभी सुन रहे थे डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से। लेकिन मेरी उनको भी बहुत बहुत बधाई। एक जो मुझे संदेश उनका मिला था कि जितने भी लोग उपस्थित हैं मैं उन सबको मान के चलूं कि वही सुनील देवधर जी हैं। युवाओं के साथ अपने विचार साझा करना हर किसी को आनंदित करता है। इसलिए आज आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे बताया गया है कि आज की इस सभा में पूरे देश के युवा सम्मिलित हुए हैं। इसलिए ये सभा मेरे लिए और भी महत्वपूर्ण तथा विशेष है। जिन लोगों को प्रशस्ति पत्र दिए गए उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस देश के नौजवान भी हैं, समाज सेवी हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं। आप जैसे युवाओं के बीच आकर मुझे अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति होती है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के एक अनुमान के अनुसार भारत 2030 तक दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर होगा। इसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कह सकते हैं। ये स्थिति जिसे युवा उभार भी कहा जाता है, हमारे देश के लिए एक सुअवसर है। संभवतः इसी भावना से प्रेरित होकर आज हमारे देश के युवा संपूर्ण विश्व में एक नई पहचान बना रहे हैं। भारतीय युवा अपनी शिक्षा एवं उद्यम से हर क्षेत्र में उच्चतम श्रेणी पर पहुंच चुके हैं। चिकित्सा, तकनीकी और प्रौद्योगिकी सभी क्षेत्रों में भारतीय युवाओं ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान मुझे अनेक देशों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। अपनी इन यात्राओं में मुझे प्रायः भारतीय मूल के लोगों से मिलने का भी अवसर मिलता रहा। अपनी उन मुलाकातों में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वे प्रवासी भारतीय भारत से मीलों दूर
होने के बावजूद अपना देश अपने साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने अपनी संस्कृति को संजो कर रखा है। मैं आप सबसे भी ये आशा करता हूं कि आप अन्य देशों में बसे अपने भाइयों और बहनों से भी संवाद बनाकर रखें। वे लोग जिन्हें हम इंडियन डायस्पोरा कहते हैं, इस धरती के उतने ही हैं जितने कि हम सब। भारत को एक वैश्विक शक्ति बनाने में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। माय होम इंडिया की भावना उन लोगों में भी विद्यमान। माय होम इंडिया ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हजारों बच्चों को उनके घर पहुंचाने जैसा महत्वपूर्ण कार्य भी करता आ रहा है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि देश की एकता और अखंडता के लिए माय होम इंडिया ने वन इंडिया और कर्मयोगी जैसे पुरस्कारों की स्थापना की। युवाओं को राष्ट्रवाद के प्रति सजग बनाने के लिए संस्था के कार्यक्रम राष्ट्रवाद पर मंथन के अंतर्गत आयोजित यह युवा सम्मेलन एक सराहनीय प्रयास है। अंत में मैं आशा करता हूं कि आप सब आगे भी इसी प्रकार के सामाजिक कार्य करते हुए सभी भारतीयों के जीवन में सुख और शांति का संचार करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। रतलाम में रोड शो करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि रतलाम में घर घर पेयजल और सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करके नागरिक सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। रतलाम में 18,000 करोड़ रुपए के उद्योग आएंगे, जिससे 25,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे महापौर के युवा प्रत्याशी भाई प्रहलाद पटेल जी वो कह रहे थे कि मैं मामा के खजाने का बहुत बड़ा हिस्सा रतलाम में लगाऊंगा। अरे रतलाम में इतना दूंगा कि लगाते नहीं बनेगा। तुमसे प्रहलाद चिंता काहे को करते हो। भारतीय जनता पार्टी का वह यशस्वी नेतृत्व यहाँ बैठा है। इसी मंच से मुझे लगता है जन आशीर्वाद यात्रा में मैंने रतलाम में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी। कांग्रेस ने 1965 के बाद कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खोला। कांग्रेस ने कभी रतलाम को न्याय नहीं दिया। लेकिन आज विकास के काम अगर गिनाऊं तो यहां आधी रात हो जाएगी। रतलाम वालों, चाहे मेडिकल कॉलेज का सवाल हो, और केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, रतलाम की 138 किलोमीटर सड़कों के लिए पहले 56 करोड़ के काम पूरे हो गए और अब 28 करोड़ के काम प्रगतिरत है। एक वचन देता हूं मैं आज कि पेयजल की व्यवस्था के कारण, सीवेज के सिस्टम के कारण सड़कें खुद जाती है। अभी चेतन जी ने मुझे बताया है वो सारी सड़कें वैसी की वैसी शानदार बना के आपको दी जाएगी। आप चिंता मत करना। अमृत योजना के अंतर्गत चेतन जी 135 करोड़ रुपया अमृत योजना के सेकंड पार्ट के लिए, उनमें से पानी के लिए 82 करोड़ 50 लाख रुपया और सीवेज के लिए 45 करोड़ 50 लाख रुपया स्वीकृत करके आया हूं। रतलाम की जनता मेरे रोम रोम में बसी है। रतलाम मेरी हर सांस में समाया हुआ है और इसलिए मैंने सोचा कि खाली हाथ काय को जाए, एडवांस पे ही सगुन की राशि को देके आ जाए। और इसलिए ये पैसा अमृत 2 का ये स्वीकृत करके आया हूं। मिनी स्मार्ट सिटी के काम यहां हो रहे हैं। सचमुच में आज काम गिनाने का वक्त नहीं है। मैं एक ही बात आपसे कहता और आज एक सवाल मैं आपसे करता भी हूं, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रतलाम में किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? अरे जोर से बताएं, किए थे क्या? ये सेब, सोना, साड़ी, शिव और काली मैया की पवित्र भूमि है, अपना पवित्र रतलाम। और इसलिए मैं बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री से यह अधोसंरचना हो, यातायात के लिए अत्याधुनिक हमारा ट्रैफिक सिस्टम हो, मैं उन सब की बात नहीं करूंगा। दिल्ली मुंबई 8 लेन, आपको पता है 1779 हेक्टेयर भूमि में उस पे
रतलाम निवेश क्षेत्र घोषित किया है। 472 करोड़ रुपए हम उस पर खर्चा कर रहे हैं। 18,000 करोड़ के उद्योग आएंगे रतलाम में, 18,000 करोड़ के, जिसमें करीब 25,000 रतलाम के बेटे बेटियों को रोजगार मिलेगा। तो रोजगार की दृष्टि से हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। गोल्ड कॉम्प्लेक्स यहां बन रहा है, हमारा जो 300 बेड का अस्पताल भी बनाया जा रहा है। एक नहीं, ओवरब्रिज हो, फ्लाईओवर हो, जिला अस्पताल में काम हो, रिंग रोड हो, आज गिना नहीं रहा, अनेकों निर्माण के काम यहां हुए हैं। हम रतलाम का विकास भी करेंगे। कांग्रेस के मित्रों से हम सवाल पूछना चाहते हैं। इनने मेरे बहनों और भाइयों संबल योजना अपनी बंद कर दी थी। संबल जिसका हमने तय किया था कि मेरी गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया देंगे, ताकि गरीब बहन भी बेटा बेटी को जन्म देने के बाद घर पर आराम से रह सके और बेटा बेटियों को पोषण आहार मिल सके। बताओ अच्छी योजना थी कि नहीं? जोर से बताओ अच्छी थी कि नहीं? अब कमलनाथ जी जवाब दो, तुमने क्यों बंद की? मेरी बहनों के हाथ से लड्डू छीने हैं डिलीवरी के, तो कमलनाथ जी ने छीने हैं संबल योजना बन गई। कई के नाम काट दिए। मेरे बहनों और भाइयों, क्या दिया कांग्रेस ने? शहर को क्या दिया? देखिए, हम उद्योग भी बढ़ाएंगे, मैंने बता दिया, निवेश क्षेत्र बना रहे, व्यापार भी बढ़ाएंगे, व्यापार को आसान करेंगे। तो छोटे छोटे व्यापारी हैं मेरे, हाथ ठेला में फल सब्जी बेचने वाले, चाय की दुकान वाले, पान के ठेले वाले, बूट पॉलिश करने वाले, बाल काटने वाले, कपड़ा धोने वाले, कपड़ा सीने वाले, छोटे छोटे व्यवसायी हमारे लाखों की तादाद में रोजगार जिन्हें प्राप्त होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्हें पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना बनाई, गांव में मैंने सीएम स्ट्रीट वेंडर योजना बनाई और ये तय कर दिया कि ऐसे सारे छोटे छोटे व्यापारियों को जो फुटपाथ पे बैठ कर काम करते हैं 10,000 रुपया बिना ब्याज का दिया जाएगा। 6,000 से ज्यादा रतलाम के ऐसे व्यापारियों को 10,000 रुपया दिए जा चुके हैं। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने शनिवार को कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आश्चर्य का विषय है कि देश के 22 जगहों पर कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आगे उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने DID की खास रिपोर्ट। बड़ा आश्चर्य का विषय है कि देश के 22 जगहों पर कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। जिस पार्टी का नींव तुष्टीकरण का हो और तुष्टीकरण के कारण से जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद का साथ दिया है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। जो हमने पुराने समय में भी कहा था कि कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ, जहां जहां आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं हिंदुस्तान में, किस प्रकार तुष्टीकरण के राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी ने वहां आतंकवादियों का और आतंकवाद का साथ और समर्थन किया है, यह सूची बहुत लंबी है। और इस सूची में अगर
सर्वप्रथम किसी उदाहरण को मुझे आपके समक्ष रखना होगा तो वो कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्षा आदरणीय सोनिया जी जिस प्रकार फूट फूट कर रो पड़ी थी, बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के लाश को देखकर स्वयं उनके मंत्री सलमान खुर्शीद ने बताया था, इसका विवरण दिया था सलमान खुर्शीद ने कि सोनिया गांधी 3 रात तक सो नहीं पाई थी और वो रोती रही थी। किस लिए रोई थी? क्योंकि आतंकवादी मारे गए थे, जिसने लोगों के मन मस्तिष्क के अंदर देश के विरोध में धर्म को लेकर एक उन्माद पैदा किया। उस आतंकवादी जाकिर नायक के साथ स्वयं सोनिया गांधी खड़ी थी, क्योंकि उनके पति राजीव गांधी के नाम पे डोनेशन लिया सोनिया गांधी जी ने। इशरत जहां को कौन भूल सकता है? लश्कर तैयबा LET ने इशरत जहां को अपना स्लीपर सेल का एक यूनिट बताया। LET ने उसे आतंकवादी बताया, किंतु सोनिया जी के कहने पर तमाम कांग्रेस पार्टी उसे इनोसेंट, उसे बेकसूर बताती रही। और भारतीय जनता के उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री और उस समय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के ऊपर जिस प्रकार का हमला कांग्रेस पार्टी करती थी वो हमने देखा है। उस समय इशरत जहां के सामने खड़े रहना, इशरत जहां के साथ खड़े रहना, उसके नाम पर एक एम्बुलेंस भी चलाया था, शहीद इशरत जहां एम्बुलेंस सर्विस। ये तो कांग्रेस पार्टी के कारनामे हैं। और आतंकवाद को लेकर वो 22 स्थानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत रखती है। यासीन मलिक, कश्मीर फाइल्स के माध्यम से वो नृशंस दृश्य जिसमें यासीन मलिक खुद बंदूक उठा करके बेगुनाह लोगों की हत्या करता है, और आपको याद होगा केवल हत्या ही नहीं करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू के माध्यम से कहता है कि यस आई हैव किल्ड इंडियंस, मैंने हिंदुस्तानियों का अपने हाथ से खून किया है। उसके बावजूद यासीन मलिक को जिस प्रकार का पायदान यूपीए की सरकार ने दिया, तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाना, महिमा मंडित करना एक आतंकवादी का, ये हम सब ने देखा है। मार्च 2006, फरवरी 2007 समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, सीरियल बॉम्बिंग हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, इंडियन मुजाहिदीन द्वारा 2008 में जयपुर में बॉम्बिंग, बेंगलोर और अहमदाबाद में जुलाई में बॉम्बिंग, सितंबर में दिल्ली में बॉम्बिंग। कोई एक महीना नहीं जाता था जिसमें बम नहीं फटते थे और लोग नहीं मरते थे। और आज हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा कंट्रोल आतंकवाद की गतिविधियों पे आया है, ये अपने आप में भारत को सुरक्षित करता है। बंधुगण, आप सभी जानते हैं कि पोटा का कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार आतंकवाद से निपटने के लिए लेके आई थी। पहला काम जो कांग्रेस की यूपीए सरकार ने किया वो निरस्त किया पोटा के कानून को, और आतंकवादियों को भी लगा 10 वर्षों में कि ये हमारी ही सरकार है, हमारी ही सरकार है, लेट्स वर्क टुगेदर। आतंकवादियों और कांग्रेसियों ने मिलकर एक साथ जिस प्रकार का माहौल पूरे हिंदुस्तान में खड़ा किया था उसका विवरण मैंने दिया है। और तो और केवल पाकिस्तान के साथ ही नहीं, चाइना के साथ भी 2008 में MOU साइन करके, शी जिनपिंग जो अभी चाइनीज प्रीमियर हैं वो उस समय मौजूद थे, गांधी परिवार के उस MOU साइन एक्ट के समय जिस प्रकार से चोरी चुपके एक MOU साइन किया गया, द काउंटूर्स ऑफ द MOU इज स्टिल नॉट नोन। व्हाट वर द काउंटूर्स ऑफ द MOU? ये देश बेचने का काम आतंकवादियों के हाथ में, आतंकवाद की गतिविधियों को देश में बढ़ावा देने का काम इस गांधी परिवार ने अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए किया है। आज बोलने में कोई गुरेज नहीं है। यह गांधी परिवार अपने आप को सत्ता में आरूढ़ करने के लिए अगर आतंकवादियों के साथ भी गठबंधन करना पड़े तो उससे भी ये नहीं चूकती है। यही इतिहास कांग्रेस पार्टी का रहा है जब से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है। इसलिए राहुल जी, आप जिस प्रकार के माहौल में देश को आपने आतंकवादियों के हाथ में धकेलने का काम किया, आज आप आतंकवाद को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मुझे लगता है आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। मुझे लगता है आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आखिर आप और आपके परिवार ने किस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियों को हिंदुस्तान में बढ़ावा दिया है।
बहुत बहुत धन्यवाद। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के सम्मान में एक दिन का राष्ट्रीय शोक, आधा झुका रहेगा तिरंगा। अमरनाथ में बादल फटने से अब तक 16 लोगों की मौत, करीब 40 श्रद्धालु लापता। मध्य प्रदेश सरकार ने अमरनाथ हादसे के मद्देनजर प्रदेश के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया। मंडी हाउस से जंतर मंतर तक हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। कपिल मिश्रा बोले, सड़कों पर शांतिपूर्ण उतरता है हिंदू, हाथों में नहीं होते पत्थर। महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर राहुल का निशाना, बोले गब्बर सिंह टैक्स की लूट और बेरोजगारी की सुनामी आई। विकास के लिए बनाई गई सरकार, एकनाथ शिंदे बोले एमवीए सरकार के दौरान खतरे में आ गया था विधायकों का अस्तित्व। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा, असम में बाढ़ के कारण 30 से 40 हजार मकान क्षतिग्रस्त हुए। गृह मंत्रालय ने दिल्ली में एमसीडी वार्ड परिसीमन के लिए किया आयोग का गठन, विजय देव होंगे अध्यक्ष। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता का निधन। पहले ही दिन धड़ाम साबित हुई खुदा हाफिज। फिल्म को दर्शकों से कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम